चलो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें जो जो हेडिंग्स हैं वो कौन कौन से चैप्टर की हेडिंग्स हैं ये पूरी। इसमें देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, और फिर आपका पार्चुरेशन और लैक्टेशन। इतनी हेडिंग्स में ये चैप्टर खत्म होगा। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। इसी के साथ में हम लोग गैमेटोजेनेसिस भी इसी में पढ़ लेंगे, यानी कि स्पर्म कैसे बनते हैं ये भी हम लोग इसी में जान लेंगे। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और उसी में गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंपाइल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये तीन हेडिंग, चार हेडिंग जो हैं वो एक दूसरे से मिल के चलेंगे, यानी पहली हेडिंग के साथ में इस वाली हेडिंग को कंपाइल करेंगे और दूसरे के साथ में ये दोनों हेडिंग्स कंपाइल करेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो चीजें हैं वो है सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि वो ऑर्गन जो मेन होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए और जिसमें आपके गैमीट बनेंगे, साथ ही साथ हार्मोन्स भी वो रिलीज करेंगे कुछ। ठीक, अब मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस हमारा क्या है मेल में? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि ये कुछ हार्मोन भी बनाएगा और साथ ही साथ ही क्या बनाएगा? ये कुछ गैमीट्स भी बनाएगा। मेल गैमीट क्या होते हैं? मेल गैमीट का नाम क्या होता है? स्पर्म होता है। और मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमारा टेस्टिस काम करेगा। इसके बाद ये तो हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स, बहुत सारी डक्ट्स ऐसी हैं जो कैसी हैं? एसेसरी, यानी जो हेल्प करेंगी स्पर्म को मूव करने में। ठीक, उसके अलावा हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करेंगी स्पर्म को नरिशमेंट देने में। ठीक है, और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये कौन होता है? हमारा पेनिस। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इतनी चीजें हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती हैं। देखिए एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये चीजें आपकी हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या चीजें इसमें हैं। अगर आप गौर से देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपके टेस्टिस हो गए। ठीक, अभी बताया हमने आपको। इसके अलावा बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, जैसे अगर आप ग्लैंड का नाम देखें तो आपको यहां सेमाइनल वेसिकल मिल रही है। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड मिल रही है। ठीक, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिल रही है। क्लियर हो गई बात या नहीं? ये हमारी तीन ग्लैंड यहाँ पे आपको मिलती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी इसको हम उसी में मार्क कर लेंगे। जब हमने एसेसरी ग्लैंड जहाँ पे लिखा था वहीं पे हम इसको मेंशन कर लेंगे कि भाई हमारी कौन सी ग्लैंड हो गई। वो तीन ग्लैंड कौन सी हैं वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। कौन कौन सी हो गई? अभी बताया हमने कौन सी है? सेमाइनल वेसिकल, दूसरी बताई हमने प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी है बल्बो यूरेथ्रल, या इसी का दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर हो गई? ये तीन ग्लैंड हो गई। अब एसेसरी
डक्ट्स की बारी आती है। तो इसको हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी। आइए देखें। हमने आपको बताया कि टेस्टिस होते हैं, अभी आपने देखा भी इसमें कि इसमें क्या क्या चीजें थी, टेस्टिस थे, ठीक है। और टेस्टिस में क्या था, टेस्टिस कहां थे, टेस्टिस यहां थे स्क्रोटम के अंदर। टेस्टिस कहां थे, आप देखिए इस छोटे से पाउच में है, स्क्रोटम कहला रहा है ये पाउच, स्क्रोटम के अंदर। आपकी जो बॉडी है वो ये है, ये आपकी बॉडी, लेकिन बाकी चीजें इसमें कहां है, बाहर, ये सब बाहर दिख रहा है, बॉडी के बाहर दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये आया कि साहब ये बॉडी के बाहर क्यों है, अंदर क्यों नहीं। टेस्टिस को अंदर हो जाना चाहिए था, टेस्टिस बाहर क्यों है, स्क्रोटम के अंदर क्यों है, इस छोटे से पाउच में क्यों है, क्यों है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। यस, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए चाहिए है हमें 2 to 2.5 डिग्री लेसर, डिग्री सेंटीग्रेड लेसर चाहिए टेम्परेचर, किससे, फ्रॉम द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री कम चाहिए है, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तभी इसको हम स्क्रोटम के अंदर रखते हैं, बाहर रखते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब आप पैदा हुए तो उस टाइम पे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस थे या नहीं थे, और अगर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस थे तो क्या ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब आप मां के पेट के अंदर थे, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे ही स्क्रोटम के अंदर बनते हैं या ये बाद में स्क्रोटम के अंदर आते हैं। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? यानी कि आपने पहली बात तो ये कर ली कि हमारे जो टेस्टिस जब हम पैदा हो रहे हैं तो स्क्रोटम के ही अंदर है या बॉडी के अंदर है, बाद में स्क्रोटम में आएंगे, और अगर ऐसा है तो कब होगा, और अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब टेस्टिस बन रहे थे तो ये टेस्टिस क्या स्क्रोटम में ही बन रहे थे या बॉडी के अंदर बन रहे थे, बाद में स्क्रोटम के अंदर जा रहे थे। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखिए, आपके जो टेस्टिस होते हैं वो एक छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर में है, अभी हमने आपको बताया। इस छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर को कह देते हैं हम स्क्रोटम, ठीक है। और इसके अंदर ये टेस्टिकुलर सेप्टा है, 2 टेस्टिस होते हैं, क्योंकि एक टेस्टिस ये और एक टेस्टिस ये तो एडल्ट में हमने देख लिए। और ये टेस्टिस जो कनेक्ट रहते हैं, अब ऊपर आपकी बॉडी, ये ऊपर आपकी बॉडी, ये टेस्टिस बाहर की तरफ है, ठीक। ये टेस्टिस कनेक्ट रहते हैं हमारी इंटरनल बॉडी से, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू। और स्पर्मेटिक कॉर्ड जिस ट्यूब से होके जाती है उस ट्यूब को कह देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को कह देते हैं इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। ये इंग्विनल कैनाल के थ्रू हमारे स्क्रोटम में डिसेंड होते हैं, नीचे आते हैं। कौन? टेस्टिस। कौन आता है? टेस्टिस आते हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि भाई साहब ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर तो नहीं बनते हैं, ये बनते कहां होंगे? ऊपर बनते होंगे, बॉडी में, इंटरनल बॉडी में, और वहां से इस कैनाल के थ्रू नीचे आके इसमें सस्पेंड हो जाते हैं, डिसेंड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आया कि साहब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिसेंड होते हैं कि पैदा होने के बाद डिसेंड होते हैं? जब मां के पेट के अंदर है या पैदा होने के बाद है? तो ये आपका प्रेगनेंसी पीरियड में ही होता है, और 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। कौन से मंथ में? 7th मंथ। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ये स्क्रोटम में आके गिर जाते हैं, और ये स्क्रोटम से नीचे वॉल से, अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये वॉल से कनेक्ट होते हैं टिश्यू के थ्रू, जिसे कहते हैं ग्यूबर्निकुलम।
ये ग्यूबर्निकुलम से स्क्रोटम की वॉल से कनेक्ट है। क्लियर? और ये जो सेप्टा है इसे टेस्टिकुलर सेप्टा कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे? टेस्टिकुलर सेप्टा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहां तक नहीं। ऊपर की तरफ हर एक इंडिविजुअल, ये टेस्टिस और ये टेस्टिस अलग अलग एक कॉर्ड के थ्रू ऊपर की तरफ जुड़ा रहता है, इसे कह देते हैं स्पर्मैटिक कॉर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? जरा सी भी नहीं। स्पर्मैटिक कॉर्ड जो होती है वो बनी होती है स्पर्मैटिक आर्टरी, वेन और नर्व से। स्पर्मैटिक आर्टरी, वेन और नर्व्स, यानी सब स्पर्मैटिक आर्टरी, स्पर्मैटिक वेन और नर्व्स यानी न्यूरॉन्स वगैरह होंगे। ठीक है, ताकि सेंसेशन रहे, कनेक्शन रहे। क्लियर? और ये सारे के सारे जुड़े रहते हैं किससे? एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, यानी इसके सबके अराउंड कौन होगा? एक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इंग्विनल कैनाल, उसके अंदर स्पर्मैटिक कॉर्ड, स्पर्मैटिक कॉर्ड किसकी बनी हुई है? आर्टरी है, वेन है, नर्व्स है, और ये सारी चीजें किससे हैं? बाउंडेड, यानी इन सबको पकड़े हुए कौन है? एक कनेक्टिव टिश्यू, उसी में ये धसी हुई है, और वो पूरी जो थिकनेस है उसे हमने कह दिया स्पर्मैटिक कॉर्ड। अब ये दो टेस्टिस हमारे दिख गए हमें कि ये इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। क्लियर होगी बात? और इसी के अंदर से, इसी स्पर्मैटिक कॉर्ड के अंदर से ही आपका वास डिफरेंस जाता है। कौन जाता है? वास डिफरेंस, यानी इसी के अंदर से आपका कौन जाएगा? वास डिफरेंस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब ये वास डिफरेंस क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्क्रोटम की बात बता दी। स्क्रोटम इसलिए होता है कि हमारी बॉडी का 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहे इनर बॉडी टेम्परेचर। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। एक टेस्टिस का अगर हम टीएस देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन, काट दें हम टेस्टिस को, तो वो कैसा दिखेगा? आइए पहले आपको उसको दिखा देते हैं डायग्राम। टेस्टिस को काटने पे ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कैसा? ऐसा। ठीक, टेस्टिस को अगर आप काटेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको टेस्टिस दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले तो आउटर मोस्ट कवरिंग देख लीजिए। टेस्टिस की जो कवरिंग है उसमें सबसे बाहर की तरफ होती है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। सबसे बाहर वाली कवरिंग कौन सी है? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। उसके अंदर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो है वो अंदर की तरफ ऐसे धसी हुई है, ये ऐसे धस गई है। कौन? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। और इसकी वजह से अंदर क्या हो गया? छोटे छोटे कंपार्टमेंट हो गए। आप देखिए कंपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको, तो छोटे छोटे क्या हो गए बेटा? कंपार्टमेंट हो गए। और इनके अंदर तीसरी एक और कवरिंग है। वो कवरिंग असल में कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, वो आपका ब्लड की सप्लाई है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ये भी कवरिंग है। तो 3 कवरिंग होती है ब्लड की, इसकी टेस्टिस की। ट्यूनिका वेजाइनेलिस सबसे बाहर देखिए, वेजाइनेलिस, वेजाइना से कनेक्ट ना कर लीजिएगा, कह दीजिए ये फीमेल में होती है, ऐसा ना कह दीजिएगा। ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना और ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ये 3 कवरिंग है। ये जो पार्टीशन हो रहा है, पार्टीशन कराने के लिए कौन है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और ब्लड की सप्लाई के लिए ट्यूनिका वैस्कुलोसा है। क्लियर? अब अगर हम इसको अपने बोर्ड पे अलग से बना के दिखा तो देखिए कुछ इस तरीके से। ये टेस्टिस हो गया आपका, इसके अंदर ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट हो गए, जस्ट लाइक किडनी के जैसे आपने बनाया था। ठीक है, ये कंपार्टमेंट हो गया, और इसमें आपकी ये ट्यूब्स हैं। इन कंपार्टमेंट के अंदर क्या है? ट्यूब्स हैं। ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट हुए हैं टेस्टिस के अंदर, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक,
कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल? छोटे छोटे कंपार्टमेंट के कितने हो जाते हैं टेस्टिस के? 250, वेरी गुड, 250, 250 होते हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, हर एक के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, तीन से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और ये सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ अपने अपने आप को जोड़ के यहां पे बना देती हैं रीटी टेस्टिस। क्या बना देती हैं? रीटी टेस्टिस। क्लियर? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गए। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी है? 1 से 3 है, और वो सारी की सारी बाहर की तरफ जब खुलेंगी तो क्या बनाएंगी? तीन की तीनों मिलके एक रीटी टेस्टिस बना देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? अब ये जो रीटी टेस्टिस है, ये सारे के सारे रीटी टेस्टिस कुछ इस तरीके से यहां अंदर की तरफ से जुड़ जाएंगे, कुछ एक दूसरे से भी जुड़ जाएंगे, कुछ इस तरीके से भी होंगी कि एक रीटी टेस्टिस से दूसरी रीटी टेस्टिस, और ये ऐसे जुड़ गई आगे जाके इस ट्यूब से, और ये ट्यूब बाहर जाके ऐसे खुली। तो इस तरह से कुल मिला के यहां पे आपकी कुछ ट्यूब्स होंगी जो रीटी टेस्टिस को इस पार्ट से मिला देंगी। टेस्टिस के बाहर चले गए ना, तो रीटी टेस्टिस को ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे कह देते हैं एपिडिडाइमस। ठीक है, समझ में आई बात क्या नहीं? तो एपिडिडाइमस है, उससे जो ये मिला रही है ट्यूब रीटी टेस्टिस को एपिडिडाइमस से, उस ट्यूब को क्या कह देते हैं? वासा इफरेंशिया। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें? अब बात करेंगे कि ये वासा इफरेंशिया किससे मिल गई है? एपिडिडाइमस। या अब थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहां तक बात हमने कर ली है। एपिडिडाइमस के आगे हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीटी टेस्टिस से पहले जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। हम क्या कर रहे हैं? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को इस तरीके से काट दे रहे हैं। अच्छा, इसका डायग्राम थोड़ा सा आप यहां देख लीजिए, जो बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ डायग्राम है उसको देख लीजिए, जो हमने आपको दिखाया डायग्राम उसको देखिए। ये टेस्टिस का डायग्राम था, इसमें हमने आपको बताया, क्या बताया? सबसे पहले तो इसकी कवरिंग बता दी कि 3 कवरिंग होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये जो सेप्टा बना रहे हैं, ये सेप्टा कौन बना रहा है? एल्ब्यूजिना बना रहा है। ठीक है, और जो अंदर की तरफ ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गए। कितने हो गए अभी बताया आपको? 250, 250 होते हैं। और इसके अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए ये दिख रही है आपको, ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखिए एक दूसरे से जुड़ रही है, और यहाँ रीटी टेस्टिस बना दिया। क्या बना दिया इन्होंने? रीटी टेस्टिस बना दिया। और रीटी टेस्टिस देखिए इससे कनेक्ट हो रहा है वासा इफरेंशिया के थ्रू, किससे? एपिडिडाइमस से। और एपिडिडाइमस के 3 पार्ट, अगर आप गौर से देख रहे हो तो एपिडिडाइमस के 3 पार्ट हैं। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है कैपुट एपिडिडाइमस, नीचे वाला पार्ट कहलाता है कॉर्डा एपिडिडाइमस, और बीच वाला पार्ट कहलाता है कॉर्पस एपिडिडाइमस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये जो एपिडिडाइमस है ये आगे की तरफ किससे जुड़ रहा है? वास डिफरेंस से जुड़ रहा है, और यही वो वास डिफरेंस है जो आपकी बॉडी के बाहर वाले टेस्टिस के सैक यानी स्क्रोटम से निकल के ये ऊपर आती है, एब्डोमेन में जाती है। ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम देखें तो ये तो समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका डायग्राम अगर हम देखें कि कैसे है हमारा टेस्टिस और ये सारी ट्यूब्स, तो इन ट्यूब्स का डायग्राम हम आपको यहां पे दिखाते हैं। देखिए, आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? देखिए, ये आपका टेस्टिस था, ठीक, और टेस्टिस से ये क्या निकला? एपिडिडाइमस निकला, और एपिडिडाइमस से क्या बनी? ट्यूब, वास डिफरेंस निकली। ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ गई एब्डोमेन में, और एब्डोमेन में जाके ये वास डिफरेंस कहां आ गई? यहां आ गई। देखा? यानी कि ये आपका पार्ट जो था ये एब्डोमेन था। एब्डोमेन में ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या करेगा? टेस्टिस क्या बनाता है? यहाँ पे टेस्टिस बनाता है स्पर्म। टेस्टिस क्या बनाएगा? टेस्टिस स्पर्म बनाएगा।
ये स्पर्म एपिडिडाइमस वास डिफरेंस से होते हुए आपकी बॉडी में अंदर चले गए और फिर इस ट्यूब से होते हुए यहां आए और ये यहां आ गए। यहां पहली ग्लैंड मिली सेमाइनल वेसिकल, ठीक। तो वास डिफरेंस किससे जुड़ गया? सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से जुड़ गया और यहां आ गई ये डक्ट, और ये जो डक्ट बनी इसे कह दिया इजैकुलेटरी डक्ट। बोलो इतना समझ में आया? आपको 2-3 डक्ट के नाम समझ में आ गए। सबसे पहले आपने टेस्टिस के अंदर पढ़ा। टेस्टिस के अंदर क्या पढ़ा? अभी बताया हमने। टेस्टिस के अंदर आपने पढ़ा रीटी टेस्टिस, ठीक। दूसरा वास, वासा इफरेंशिया और एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गई 5वीं डक्ट। डक्ट देख लिया आपने सारी? समझ में आ रही है बात या नहीं? ट्रैक करना है आप सारी चीजें। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, अगर आप गौर से देखिए तो ये आगे आ रही है, ये आ रही है भाई साहब। यहां पे एक ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है आपकी, ये हम ब्लू कलर से शेडेड कर देते हैं। ये जो ग्लैंड है ये ऊपर की तरफ, ये ग्रीन कलर से बना दे रहे हैं, ये जो ऊपर की तरफ है ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यहां आ रहा है एक ट्यूब के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब निकलेगी भाई, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन है और यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू पास होती है। ये यूरेथ्रा आ रहा है, ठीक। तो यहां आपका यूरेथ्रा आया, यहां आपको जो यूरेथ्रा है उस यूरेथ्रा को घेरे हुए कौन सी ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये यूरेथ्रा को घेरे हुए कौन सी ग्लैंड है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड जिस पार्ट को यूरेथ्रा के घेरे होती है उसे कह देते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। यानी यूरेथ्रा का पहला पार्ट कौन सा हो गया? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? बहुत इजी चल रहा है, आराम आराम से चल। ये प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो था ये किससे जुड़ गया? अब इधर आने वाली इजैकुलेटरी डक्ट से। देखिए ये यूरेथ्रा जुड़ गया। जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा जुड़ा तो यहां पे ये यूरेथ्रा वाला पूरा पार्ट आ गया। ये यूरेथ्रा ही चल रहा है आगे। ये जो यूरेथ्रा है यहां देखिए खाली है, इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। इसे कह देते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसे क्या कह देते हैं? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो खाली। और फिर ये यूरेथ्रा आगे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये देखिए ये इस स्ट्रक्चर के अंदर चला गया। इसे कहते हैं पेनिस, और पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है उसे कह देते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। यानी यूरेथ्रा के 3 पार्ट हो गए। एक तो वो हो गया जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से घिरा हुआ है, उस यूरेथ्रा को हमने कह दिया प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। फिर मेम्ब्रेनस है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और फिर पेनिस के अंदर चला गया यूरेथ्रा, उसे कह दिया हमने पेनाइल यूरेथ्रा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई? यानी कि अब आपको ये डक्ट समझ में आ गई। पहली डक्ट कौन सी थी? रीटी टेस्टिस थी। तो पहली हो गई रीटी टेस्टिस। जो एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स हमने बताई, ग्लैंड्स तो 3 बता दी। कौन कौन सी थी? सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल। दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, और तीसरी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये हमने ग्लैंड बता दी। अब डक्ट की बात करें या एसेसरी डक्ट जो होती है उसमें रीटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, फिर तीसरा कौन सा था? एपिडिडाइमस, चौथा वास डिफरेंस, पांचवा इजैकुलेटरी डक्ट, और छठा यूरेथ्रा। छठा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हो गया 6 नंबर। सारी डक्ट हो गई। समझ में आ गई बात या नहीं? एसेसरी डक्ट समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी? कोई समस्या नहीं? आसानी से समझ में आ गया? ठीक है, चल अब पीछे जाते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को यहाँ पे। तो यहां हमारा आपका जो एपिडिडाइमस था ये आ गया एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस के आगे क्या पड़ेगा? वास डिफरेंस, ठीक। वास डिफरेंस के बाद क्या आएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब वास डिफरेंस के बाद क्या आ जाएगा? ये ऊपर गया, यहां पड़ गया यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर,
यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आती हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में जो खुलती हैं यूरिन के लिए, भाई किडनी से ही तो आ रही हैं ये डक्ट। जी। यूरिन के लिए तो आपने किडनी वाला सिस्टम पढ़ा होगा ना, किडनी से जो यूरिन आती है किसमें आएगी, यूरिनरी ब्लैडर में आएगी। तो ये क्या है, यूरेटर, यूरेटर, ठीक है, क्या है, यूरेटर। ये क्या जा रही है यहां से, वाल्स डिफरेंस, ये आगे जाती है ऐसे और पीछे की तरफ टर्न हो जाती है, और टर्न होके ये ऐसे आएगी ऊपर से निकल के इसके, और यहां है वो छोटी सी ग्लैंड जिसे हमने कह दिया है सेमाइनल वेसिकल। क्लियर है। और सेमाइनल वेसिकल जो है वो किसमें जुड़ने जा रही है अब, इस यूरेथ्रा में, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकला है, और यूरेथ्रा के आसपास कौन सा है ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, जा समझ में आया, बता दें। ये यूरेथ्रा जो आगे आया, ये जो डक्ट बन गई, इस डक्ट को हमें क्या कह दिया है बेटा, इजाकुलेटरी डक्ट। ये डक्ट जो यूरेथ्रा में आके, ये इधर से भी तो आ रही होगी, हम एक ही बना रहे हैं, ये यूरेथ्रा में आके जुड़ गई। अब यूरेथ्रा किसके अंदर जा रहा है, पेनिस के अंदर। पेनिस हम बना देना, ऊपर से कवरिंग बना दी, ये पेनिस हो गया। और पेनिस में जाने से पहले इसको दो ग्लैंड और मिलती हैं, वो कौन सी दो ग्लैंड है, यस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर हो गई बात, बोलिए, समझ में आ गई बात या नहीं। अब पेनिस पे आते हैं, तो पेनिस का जो पार्ट है ये आगे की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से है, और यहां पे आ जाता है यूरेथ्रल मीटस। इसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस। यहां ठीक है। और यहां पे ये जो सेंसिटिव पार्ट है पेनिस का, ये जो सेंसिटिव पार्ट है, इसे कह देते हैं हम ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, इस कवरिंग को कह देते हैं फोर स्किन, या इसी का दूसरा नाम है प्रीप्यूस। और इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, टाइसन ग्लैंड कहलाती है, उससे मिल्की सब्सटेंस निकलता है, टाइसन ग्लैंड कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, समझ में आ गया, पूरा ट्रैक हो गया आपका सारा। तो ग्लैंड आपकी जो डक्ट्स हैं, रीटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। समझ में आ गई बात, बोलो, कोई दिक्कत। डिफरेंशिया डिफरेंशिया तो अलग अलग है। हाँ, वासा इफ्रेंशिया ये यहां होगी अंदर, वास डिफरेंस अलग। देखिए ये वासा इफ्रेंशिया है, ये वास डिफरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। पूरा ट्रैक हो गया है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताइए, कुछ ना समझ में आया इसमें तो पूछिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। टाइसन ग्लैंड का बता दीजिए कुछ। टाइसन, हाँ, जो ग्लैंड्स ऑफ टाइसन होती है, ये कुछ एक लिक्विड निकालती है। वो लिक्विड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, वो लुब्रिकेशन के लिए होता है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, सेक्स के टाइम पे ये क्या करता है, ये लुब्रिकेशन के लिए होता है। लेकिन लुब्रिकेशन के लिए हमारे पास बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी है, ठीक है। और फीमेल्स में इसी को बर्थोलिन ग्लैंड कहेंगे, वहां पे इसी का बिल्कुल एनालॉगस ऑर्गन है फीमेल में, बताएंगे आगे। यहाँ पे मेल की बात करें तो इससे भी म्यूकस निकलेगा, वो भी लुब्रिकेट करता है। तो मुस्लिम्स और ज्यूस, ये दो ऐसी जातियां हैं, प्रजातियां ह्यूमंस में, जो इस फोर स्किन को कट कर देती हैं। इसी को कहते हैं खतना, यानी सर्कमसिजन, ठीक है। उनका मानना यह है, और थोड़ा सा सही बात भी है, उनका मानना यह है कि इसमें जो लिक्विड निकल रहा है उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो वो कहते हैं कि क्यों इस झंझट को पाला जाए, इसको हटा दो, ठीक। ये सर्कमसिजन होता है, तो ये स्किन को हटा दिया जाता है, फोर स्किन को यहां से, ठीक है। ये ज्यूस में भी चल रहा है, मुस्लिम में भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। फीमेल्स में, ज्यूस में तो फीमेल्स में भी सर्कमसिजन का एक सीन था, लेकिन वो अभी पिछले कुछ सालों में
उसके ऊपर लॉ आया और वो हटा दिया गया, वो बातें अलग की हैं। फिलहाल फोर स्किन की बात आपने समझ ली, ठीक है, ग्लांस पेनिस समझ गए, ठीक है। अब पेनिस जो होता है वो एक इरेक्टाइल ऑर्गन, इरेक्ट होता है। तो पेनिस के अंदर दो तरीके के टिश्यू मिलते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दो तरीके के टिश्यू हैं, कौन से? कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है उसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, और आपको पता है कि ब्लड जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी बना सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन यहाँ ब्लड का मूवमेंट ज्यादा होता है, तो ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह वर्क करता है, ये इरेक्ट हो जाता है उसी ब्लड की वजह से। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है उसके अंदर आपका ये यूरेथ्रा, उसी से अंदर से ये निकल के आ रहा है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से, यानी यूरेथ्रा उस टिश्यू के अंदर, ठीक। तो दो तरीके के टिश्यू होते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब आ जाते हैं ग्लैंड्स के ऊपर, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, जरा सी भी चलते ना आगे, चल आगे देखते हैं। तो समाइनल वेसिकल पहली ग्लैंड हमें जो मिली, ये क्या करती है? सेमाइनल वेसिकल में आपका फ्रक्टोज रिलीज होता है। सेमाइनल वेसिकल में जो रिलीज होता है वो क्या है? आपका फ्रक्टोज, ठीक है, ठीक। इसके अलावा यही एक वाहिद एक ऐसी ग्लैंड है जो फ्रक्टोज रिलीज करती है, याद रखिएगा। इसके अलावा कोई ग्लैंड फ्रक्टोज नहीं रिलीज करती पूरी बॉडी में। और यही वजह है कि जब रेप टेस्ट होता है फीमेल्स का, फीमेल ने कह दिया भाई हमें रेप हो गया हमारा, तो रेप का एक टेस्ट होता है, उसमें क्या वेजाइना में क्या सर्च किया जाता है? फ्रक्टोज, क्योंकि मेल और फीमेल में कहीं पे भी फ्रक्टोज का रिलीज नहीं होता है, कहीं सिक्रेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सीमेन में रिलीज होता है फ्रक्टोज। और सीमेन कौन बना रहा है? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इनसे ही सीमेन बनेगा। सेमाइनल प्लाज्मा जिसे बोल रहे हैं, वो प्लाज्मा यही बनाएंगे, और सीमेन के लिए उसमें स्पर्म और बना देंगे तो सीमेन बनेगा। अभी स्पर्म बनाएंगे। फ्रक्टोज इसके अलावा एक हार्मोन निकालते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ कोआगुलेटिंग प्रोटीन्स निकालती है, कुछ कोआगुलेटिंग प्रोटीन्स निकालती है, कोआगुलेशन करती है, थिक बनाती है। कोआगुलेशन वैसा वाला नहीं कि ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड के कोआगुलेशन के प्रोटीन से अलग कुछ थिकनेस के लिए यहां पे निकालते हैं। और ये कैसा होता है नेचर में? एल्केलाइन होता है। इसका पीएच लगभग 7.4 के करीब होता है, ठीक है। तो ये एल्केलाइन नेचर का होता है। तो यहां आपने देखा मेन चीज सेमाइनल वेसिकल में आपको जो याद रखना है वो है फ्रक्टोज। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो निकालती है वो निकालती है कैल्शियम, मेन इसका काम ये। बाकी निकालते हैं ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ठीक है, और भी सब्सटेंसेस निकालते हैं, लेकिन मेन जो क्वेश्चन पूछा था कि कैल्शियम कहां से रिलीज होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। फ्रक्टोज कौन सी ग्लैंड से निकलता है? सेमाइनल वेसिकल से। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या निकालती है? ये म्यूकस निकालती है। म्यूकस जानते हैं क्या होता है? नाक में अगर आप अपने उंगली डालिए तो चिकना चिकना सा सब्सटेंस निकल रहा है, वो म्यूकस है। और अगर उसे चखेंगे तो खट्टा खट्टा लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है वो अलग है, खट्टा नहीं, थोड़ा सा अलग टेस्ट है, वो एल्कलाइन नेचर है। बचपन में करा होगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, एल्कलाइन नेचर। ये यहां हमारे पास मेल्स में जो यूरेथ्रा है, मेल्स का जो यूरेथ्रा है उसकी बड़ी समस्या ये है कि वो यूरिनेशन भी करा रहा है और साथ ही साथ सीमेन भी निकाल रहा है। और टेस्टिस क्या बना रहे हैं बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अंदर जो होता है, वो जो क्रिया चल रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इसमें होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी यहां क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं। और ये स्पर्म यहां से होते हुए कहां आ जाएंगे? यूरेथ्रा में। यानी कि यूरेथ्रा में ही स्पर्म भी आ रहा है, सीमेन बन रहा है, और यूरेथ्रा से ही यूरिन भी पास हो रहा है। इसीलिए हमारा जो यूरेथ्रा है वो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है, यानी यूरिन सिस्टम भी है और जेनाइटल सिस्टम भी है, दोनों सिस्टम एक ही यूरेथ्रा से हो रहा है। फीमेल्स में ये काम अलग अलग होता है, मेल्स में ये काम एक ही में होता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चल। तो अब हम लोग यहां तक जान चुके हैं यूरेथ्रा के बारे में, और यहां से जो निकलेगा यूरिन निकल रहा है। और यूरिन का नेचर कैसा होता है?
एसिडिक होता है, वो लगभग 6 पॉइंट समथिंग होता है, वो एसिडिक है। और स्पर्म एसिडिक मीडियम में जिंदा नहीं रह सकते, तो पहले हमें यूरिन वाला ट्रैक को साफ करना है, और साफ करने के लिए भाई साहब सबसे पहले क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा। ये चिपचिपा सा सब्सटेंस है, ये पहले इसको पूरा ट्यूब को साफ करेगा, ताकि पीछे से जो आ रहा है वो कौन है, सीमेन। ये जो सीमेन है ये इसमें पास हो पाए और स्पर्म मरे ना, तो पहले सफाई के लिए यहां निकल जाता है। और यही म्यूकस चूंकि चिकना है, लुब्रिकेशन का काम भी यही करता है ड्यूरिंग क्वाइटस या कॉपुलेशन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये हमारा पूरा हो गया ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटलुक। अब हमें ये पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस के स्पर्म बनते कैसे हैं, है ना। स्पर्म बनने के लिए हमें सबसे पहले वहां जाना पड़ेगा जहां हमारे भाई साहब हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में अभी हमने आपको एक बात बताई कि टेस्टिस जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको, और इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। टेस्टिस के अंदर क्या है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं टेस्टिस के अंदर, वो क्या कर रही हैं, उनका काम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्पर्म का फॉर्मेशन करना, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसका काम है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैसी दिखती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां देखिए 2 या 3 जो भी हैं, हम इसे काट देंगे इतना, और काटने के बाद इधर से फोटो लेंगे। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास 2-3 पेन है, जैसे कि हमारे पास 2-3 पेन है, इन पेन्स को हमने क्या करा, हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा। ये ट्यूब्यूल्स मान लीजिए आप, ये ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक, ये ट्यूब्यूल्स है। इस तरीके से एक लूप में एक जो आपका लोब्यूल है, एक लोब्यूल में 3 ही तो होंगी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैक्सिमम। हमने इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को यहाँ से काटा और ऐसे फोटो ली। जब ऐसे फोटो लेंगे तो 1, 2, 3 इस तरीके से मिलेंगे, और इनके बीच में कुछ गैप भी तो होगा जी। ये तीनों ट्यूब्यूल्स एक दूसरे के अंदर थोड़ी होंगी, एक दूसरे से थोड़ी दूर होंगी। तो जब हम क्रॉस सेक्शन इसका लेंगे, ऐसे काटेंगे यहाँ से, तो कैसा दिखेगा ये, आइए देखिए कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। दिख रहा है, समझ में आया आपको या नहीं? ये पूरा का पूरा एक गोला है, फिर दूसरा गोला, तीसरा गोला, इस तरीके से जितने भी हैं वो है, और इनके बीच में कुछ सब्सटेंस होगा, देखिए इस तरीके से। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, बिल्कुल सही से। चलिए, तो हमारा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएससी है, ट्रांसवर्स सेक्शन, और एक को देखिए और इसके आसपास के मटेरियल को देखिए, फोकस करते हैं इसके ऊपर। तो अगर आप गौर से देखें तो जो आसपास का मटेरियल है इसे कह देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी इन दोनों के बीच का स्पेस है, इसे क्या कह देते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर जो स्पेशल टाइप की सेल हैं उन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसका दूसरा नाम है लिडिंग सेल्स। ठीक है, इसके अंदर की जो सेल है उसका क्या नाम है, लिडिंग सेल्स। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स भी होंगी, ठीक है, और बहुत सारी इम्यूनिटी वाली सेल्स भी होती हैं, जो इम्यूनिटी देती हैं, ये इम्यूनिटी वाली सेल्स। ठीक है भाई, यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है, एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब चीजें, तो इम्यूनिटी वाली सेल्स। ठीक, मेन हमें किसके ऊपर फोकस करना है, इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर। क्लियर? इसके अलावा अब अगर हम अपनी एक ट्यूब देखें, ये ट्यूब कौन सी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उस ट्यूब्यूल के अंदर देखें तो यहाँ क्यूबॉइडल सेल्स हैं, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम जर्म सेल कहते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, जर्म सेल कह देते हैं, या स्पर्मेटोगोनियम कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जर्म सेल होगी, और इनके बीच बीच में कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम सर्टोली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स। आइए इसका डायग्राम अलग बना लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, हमने कहा एक है, दूसरी है और तीसरी है। ठीक, इसमें हमारी कुछ जर्म सेल, ठीक, इन्हें हमने कह दिया है
जर्म सेल, या इसी का दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर? और दूसरी वाली जो सेल है उन्हें हमने कह दिया है सर्टोली सेल। तो ये हमारी हो गई सर्टोली सेल्स, या इसी को हम नर्स सेल भी बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत इजी है। अब क्या होता है, बीच में इसके कौन सी सेल्स हैं? मैंने आपको बताया बीच में इसके कौन सी सेल हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स? इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? बहुत आसान था, है ना? ये डायग्राम तो टीएस तो बना लेंगे, और टीएस बनाने को आता भी है, बोर्ड्स में बना लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि जब आपके अंदर एक एज आई, सर्टेन एज 13 से 16 साल की, तो आप बौराने लगे क्योंकि आपके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन्स का चेंज आने लगा। वो एज क्या कहलाती है? प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी। ठीक है, ये जो प्यूबर्टी है ये मेल्स में 13 से 16 साल के बीच में स्टार्ट होती है। इस प्यूबर्टी की एज में हमारी बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन चेंज होते हैं। सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस से एक स्पेशल टाइप का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, ये GnRH जो है ये किसके ऊपर जाएगा? हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। तो हमारे बॉडी में ये ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही पार्ट है, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसी हाइपोथैलेमस के नीचे जो थैलेमस है उसी से एक पार्ट निकला हुआ है जिसे पिट्यूटरी कह रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाती है, एक्ट करता है, और वहां से दो हार्मोन रिलीज करता है। एक का नाम होता है ICSH या LH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा? हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, जाके खुद ही कर देगा, कुछ तो करो यार, तुम ऐसे खाली मत बैठो। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम ऐसा है, और इसमें जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इस पे ये हार्मोन एक्ट करेगा। समझ में आई बात? यानी इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? उधर दूसरा हार्मोन निकलता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहां जाएगा? ये हार्मोन एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे। ठीक है, ये हार्मोन किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? सर्टोली सेल्स पे। और सर्टोली सेल के ऊपर जब ये एक्ट करता है, पहले तो ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? LH, इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? लिडिक सेल्स। और वो इसके रिस्पांस में क्या निकालती हैं? टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली सेल के ऊपर जब FSH एक्ट करता है तब सर्टोली सेल क्या करती हैं? तब सर्टोली सेल दो तरीके के हार्मोन निकालती हैं। हार्मोन है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP। ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन है जो एंड्रोजन, ये मेल सेक्स हार्मोन है, इसे ही हम एंड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन को क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट करेंगी, थिक कर देंगी, उसी की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे। ये प्रोटीन्स जो हैं क्या करेंगे? इंक्रीज एंड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा ये कुछ स्पेशल टाइप के और प्रोटीन्स निकालते हैं। ठीक है, सर्टेन केमिकल्स
which help in spermatogenesis. कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स हैं जो हेल्प करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। क्लियर है? इसके अलावा ये एक और तरीके का हार्मोन निकालती है जिसका नाम है इनहिबिन। सर्टोलिक सेल्स ही निकालती हैं कौन सा हार्मोन? इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करता है? ये इनहिबिट करता है भाई, अगर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकल जाएगा तो भी तो दिक्कत है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं मेल में। जैसे लड़कों की आवाज 13 से 16 के बीच में ब्लरी हो जाती है, बेकार हो जाती है, वो आवाज चेंज हो रही होती है, उसमें एक बदलाव आ रहा होता है। इसके अलावा उनके दाढ़ी और मूंछ निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जो चेंज आ रहा है लड़कों में, ठीक, मसल्स का डेवलपमेंट ज्यादा होने लगता है, वो मस्कुलर बॉडी आ जाती है उनकी। तो ये जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वो इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहा है। समझ में आ गई बात? अब टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, क्यों निकल रहा था? ये आपके अंदर जो स्पेशल टाइप की जर्म सेल थी जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनियम कह रहे थे, उसके ऊपर जाके एक्ट करेंगे। देखिए, जब हम गोनियम कहें या गोनिया कहते हैं तो आपको पता है इसमें फर्क क्या है। ये हो गया प्लूरल और ये क्या है? सिंगुलर। बस सिंपल सी बात। तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे। अब स्पर्मेटोगोनियम के ऊपर ये टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है और कहता है कि भाई साहब अब तुम क्या करो, अब तुम स्पर्म बनने की तैयारी में लग जाओ। तो अब ये एंड्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन है ये स्पर्म बनाने की तैयारी कराएगा, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस आगे कराएगा। क्या कराएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये केमिकल क्या कर रहे हैं? केमिकल हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये क्या कर रहा है? मेनली यही स्पर्मेटोजेनेसिस करा। क्या होता है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम में सबसे पहले होती है माइटोसिस। याद रखिए, सबसे पहले क्या होती है? माइटोसिस, यानी एक से दो सेल बनेंगे और ये आइडेंटिकल वाली सेल्स बनती हैं, एक जैसी सेल बनती है। तो जो सेल बनती है उसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, इसके बाद इसमें होती है मियोसिस, और मियोसिस जो होती है ये फर्स्ट होती है, पहले मियोसिस फर्स्ट होती है। उससे बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब आइडेंटिकल सेल बन रही है, मान लीजिए आपके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, 2n कंडीशन थी, तो जब माइटोसिस हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम रह गए? 46, यानी 2n क्रोमोसोम ही हुए क्योंकि आइडेंटिकल सेल बनी। लेकिन जैसे ही मियोसिस फर्स्ट हुई, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, 23 रह गए, यानी n रह गई है ये सेल मियोसिस फर्स्ट में। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के साथ बाद फिर ये बनता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जब मियोसिस सेकेंड होती है, तब आइडेंटिकल टाइप की होती है। मियोसिस सेकेंड कैसे होती है? आइडेंटिकल टाइप की होती है, और इस वजह से यहां सेम नंबर होंगे क्रोमोसोम के 23, यानी एन कंडीशन ही होगी। अब स्पर्मेटिड्स होते हैं गोल और हमारे स्पर्म होते हैं लंबे लंबे, तो इनका क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स किसमें बदल जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ में, जिसका दूसरा नाम स्पर्म भी है। ठीक है, इस प्रोसेस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आई बात? स्पर्मेटोजोआ बन गया, स्पर्म बन गया, कोई दिक्कत? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन गए? 4। एक से कितने बने? 4 स्पर्म बन गए, और ये स्पर्म हैप्लॉइड होंगे, 23 क्रोमोसोम वाले ही होंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यहां तक जरा सी भी सही से समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही से एक एक चीज क्लियर हो गई। हार्मोन्स का भी सीन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके आगे देख लीजिएगा दोबारा। आगे देखिए,
अब क्या है, हमने कहा कि सिनेरियो ये था कि कुछ सेल थी जर्म सेल, ठीक है, और इन्हीं के बीच में कुछ सेल थी सर्टोली सेल, कुछ थी जर्म सेल और कुछ हो गई सर्टोली सेल। जो सर्टोली सेल है वो क्या कर रही है, वो नरिशमेंट दे रही है। वो क्या कर रही है बेटा, नरिशमेंट दे रही है। तो मान लीजिए ये जर्म सेल थी और इसमें डिवीजन होना शुरू हुआ, यहाँ डिवीजन हुआ और ये भी सेल में भी डिवीजन हुआ, तो अब सर्टोली सेल में भी तो माइटोसिस होगी ही। तो जो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, सर्टोली सेल नरिशमेंट दे रही, लास्ट में क्या होगा, जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लीजिए जरा। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, इलॉन मस्क का स्पेस एक्स, ठीक है, ये अपना स्पर्म। ये स्पर्म का हेड हो गया, ये नेक हो गया, ये मिडिल पीस हो गया और ये टेल हो गया, ठीक है। और हेड के ऊपर यहां टॉप पे जो लगा हुआ है वो है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। एक्रोसोम क्या है, मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी ही क्या करता है, लाइसोसोम बनाता है और यही रिलीज करेगा कुछ एंजाइम जो ओवा को फर्टिलाइज करने में हेल्प करेंगे, और लाइसोसोम वाले एंजाइम, लिसिस वाले ही एंजाइम ये निकालेगा, कौन, एक्रोसोम। क्लियर है। हेड में यहां पे आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। हेड में यहां क्या है, न्यूक्लियस। और यहां नेक में आपकी दो सेंट्रियोल्स होती हैं, नेक में दो सेंट्रियोल होती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल होती हैं, और डिस्टल सेंट्रियोल से यहाँ एक्सिलरी फिलामेंट्स निकलते हैं। ये फिलामेंट्स निकल रहे हैं, कौन से कहलाते हैं, एक्सिलरी फिलामेंट्स। हम आगे की तरफ इतना ज्यादा नहीं बना रहे, ये एक ही तरफ बना देते हैं। ये कौन से फिलामेंट है, एक्सिलरी फिलामेंट। और इसके ऊपर, इसके आसपास यहां माइटोकॉन्ड्रिया साहब जो हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं स्पेशल, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं, इसको घेरे हुए, ठीक, कोई दिक्कत। क्लियर हो गया। और यहां पे स्पेशल टाइप की सेंट्रियोल होती हैं, इन्हें रिंग सेंट्रियोल कह देते हैं, जिसका काम अभी तक पता नहीं। स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को निबन कर्म भी बोलते हैं। निबन कर्म 2016 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निबन कर्म क्या होता है, भाई साहब लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि एनसीईआरटी का टर्म ही नहीं है ये निबन कर्म, ठीक है। तो ये स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया का ही दूसरा नाम निबन कर्म भी होता है, ठीक। ये अपना स्पर्म जो है, इसका हेड कहाँ होगा, ये नरिशमेंट लेगा ना, खाना पीना खाएगा, किससे खाना खाएगा, ये सर्टोली सेल के अंदर ही स्पर्म धसे हुए होते हैं। ये स्पर्म जो है सर्टोली सेल के अंदर ही धसे हुए होते हैं, और स्पर्म को अब ल्यूमेन में जाना है, कैविटी में जाना है, क्यों, क्योंकि इसको बाहर जाना है। स्पर्म को कहाँ जाना है, स्पर्म को तो रुकना ही नहीं है, वो बाहर जाना चाहता है, यहां जाना चाहता है। बना कहाँ है, यहां बना है, समझ में आई बात है। तो स्पर्म को रिलीज करना, स्पर्म कनेक्ट किसमें धसे हुए हैं, सर्टोली सेल में धसे हुए हैं, और स्पर्म को सर्टोली सेल से इसकी ल्यूमेन यानी कैविटी में रिलीज करना क्या कहता है, स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन, रिलीज कर। कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं है ना,
बहुत आसानी से चल रहा है, एक एक चीज आपको रिवाइज हो रही है, ठीक है ना। स्पर्म का डायग्राम आपने देख लिया भाई साहब। स्पर्म का डायग्राम बहुत पूछा जाता है, मतलब मजा आ जाता है, और ये डायग्राम आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि किताबों में ये इतना डिटेल नहीं दिया एनसीईआरटी में। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे आगे। देखिए जितने पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं ये सारे पॉइंट आगे वाले टॉपिक से कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाएंगे। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों सिस्टम एक साथ जुड़ जाएंगे, तब आपको हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट रहना पड़ेगी। तो इसलिए ये पॉइंट्स पकड़ लीजिएगा, ठीक। स्पर्म कितने बनते हैं, मतलब एक बार जो सीमेन निकलेगा उस सीमेन पता है, सीमेन बता दिया अभी हमने आपको, पहले बताया था लेकिन फिर से समझ लीजिए सीमेन क्या है। सीमेन क्या होता है, इसमें आता है सेमाइनल प्लाज्मा और रिस्पॉन्स। सेमाइनल प्लाज्मा अभी हमने आपको बताया जो लिक्विड बनेगा, ये कौन बनाता है, 3 ग्लैंड्स बनाती है। कौन कौन सी ग्लैंड्स थी वो, कौन कौन सी थी। सबसे पहले आपकी पड़ती है सेमाइनल वेसिकल, दूसरी ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लगभग 60% ये लिक्विड यहां से आता है, लगभग 25% ये लिक्विड यहां से आता है और बचा हुआ वहां से आता है। आपको बता दिया मेन हमें क्या याद रखना है, इसमें फ्रक्टोज रिलीज होता है। मेन इसमें क्या याद रखना है हमें, कैल्शियम यहां से रिलीज होता है। वो क्या है, वो रिलीज करता है, समझ में आ गई बात है। इन तीनों के सिक्रीशन को मिला के हम क्या कह देते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा, और उसमें हमारे मिल गए हैं स्पर्म, और इन दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया है, सीमेन। और सीमेन जो यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा, एक बार में जितना भी सीमेन निकलता है उस पूरी क्वांटिटी को, और निकलने को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को निकालने को कहते हैं इजैकुलेशन। क्या कहते हैं, इजैकुलेशन, ठीक। एक इजैकुलेशन में कितना सीमेन निकलता है, 3 ml के करीब एक इजैकुलेशन में, लगभग। ये मतलब ये नहीं है कि अरे नहीं तो आपने तो मेजर किया, 3 ml नहीं निकला, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 3 ml निकलता है। और इसमें कितने स्पर्म होते हैं, 200 मिलियन स्पर्म, 2 to 300 मिलियन स्पर्म, ठीक है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक। अब बच्चा पैदा होने के लिए इन स्पर्म्स की कंडीशन कितनी क्या रहना चाहिए, लगभग 60% आपके ये स्पर्म जो हैं वो एक्टिव होना चाहिए। 60% स्पर्म मस्ट बी एक्टिव, है ना। इसमें से 60% स्पर्म जो है वो एक्टिव होना चाहिए एक बच्चे के पैदा होने के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, हाँ फर्टिलाइजेशन तो एक सही होगा, लेकिन ये पूरी रेस है, इस रेस में कम से कम 60% तो ऐसे होना चाहिए जो एक्टिव हो। एक्टिव का मतलब है जो मूव कर सके तेजी से, और इसका स्पर्म का मूवमेंट कैसा होता है, जो स्पर्म की टेल है, ये टेल ये कुछ इस तरीके से रैगलिंग मूवमेंट, ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है, ये ऐसे मूवमेंट करता है। इसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, फ्रक्टोज, कि उसी को खा के न्यूट्रिशन ले रहा है। बचाता कौन है, और सारे जो कैल्शियम है और बाकी सारे हैं केमिकल्स, वो क्या कर रहे हैं, बेसिक पीएच दे रहे हैं, एल्कलाइन पीएच दे रहे हैं। रेप टेस्ट में फ्रक्टोज है। क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे पूरा खत्म हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी खत्म हो गई। थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे।
देखिए साहब, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका यहाँ पे इंक्लूड्स टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस होते हैं, along with accessory ducts, accessory glands और external genitalia। हमने आपको accessory ducts, accessory glands और external genitalia बताए। देखिए, हमने आपको कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा टेस्टिस है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कहाँ होते हैं? स्क्रोटम में होते हैं। क्यों होते हैं? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए टेम्परेचर और स्पर्मेटोजेनेसिस को बनाने के लिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो हार्मोन और गैमेट्स को रिलीज कर रहे हैं। इसके बाद हमने बताया इसमें एसेसरी डक्ट्स होंगी। एसेसरी डक्ट्स के बाद नाम हमने आपको बताया 6 थे। कौन कौन से नाम थे वो यहाँ आप लिख लेंगे। चार्ट जो बनाएंगे पूरा अपना नोट्स बनाएंगे तो लिखेंगे एसेसरी डक्ट्स के नाम। कौन कौन से नाम है? रीटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। क्लियर? इसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स हमारी 3 हो गई। 60% सीमेन ये बना रहा है, 25% सीमेन ये बना रहा है, बचा हुआ ये बना रहा है। एक्सटर्नल जेनिटल में पेनिस आ गया और पेनिस के हमने बताया दो पार्ट होते हैं, ग्लैंस पेनिस और एक पीछे का। और जो ग्लैंस पेनिस है वो कवर रहता है प्रोप्यूस या कौन सी कवरिंग? फोरस्किन से, और उसके अंदर ग्लैंड्स ऑफ टाइसन। और इसके अलावा हमने आपको बताया अगर इसे कट करेंगे तो इसमें 2 तरीके के टिश्यू मिलेंगे, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया पेनिस के बारे में। ठीक, आ जाते हैं इधर वापस एनसीईआरटी पे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ही पेनिस आ रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, ये पूरा डायग्राम हम आपको पूरा अभी डिस्कस कर चुके हैं साथ। अब इसको बस सिर्फ पढ़ना है। स्क्रोटम में आते हैं। स्क्रोटम में इसलिए आ रहे हैं कि ये हेल्प कर रहा है मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, कितना 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यही स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। आप जरा एक पॉइंट इसका पकड़िएगा, इसकी लेंथ के ऊपर क्वेश्चन आया है एक बार, तो देख लीजिए। इसकी लेंथ कितनी होती है? अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और इसकी चौड़ाई होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हम अभी क्वेश्चंस लगवाएंगे जब आगे तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। हम करीब करीब इसके 200 क्वेश्चन आपके लगवाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। तो जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको ये सारी चीजें याद होना चाहिए, इसीलिए बहुत स्लो चला रहे हैं, एक एक पॉइंट पकड़ रहे हैं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ईच टेस्टिस में कितने लोब्यूल हैं? 250 कंपार्टमेंट है जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं। हर लोब्यूल के अंदर कितनी है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1 से 3 तक हो सकती है। और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल जैसे स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स होती हैं, जो अभी हमने आपको दिखाया। ठीक है, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जर्म सेल से मियोटिक डिवीजन होगा और वो क्या बनाएगी? फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन करेंगी। While the Sertoli cell provides nutrition, हमने आपको बताया न्यूट्रिशन करती हैं। और रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। हमने आपको बताया बीच में जो स्पेस होगा उसे हमने इंटरस्टिशियल स्पेस बोला था। और इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स भी मिलती हैं। जो लिडिक सेल्स हैं वो सिंथेसाइज करती हैं और सिक्रेट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। और मेल एंड्रोजन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी मिलती हैं। देखिए लिखा है इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी यहाँ देखने को मिलती हैं। कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेस में, बताया था अभी हमने आपको। इसके अलावा अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रीटी टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, बस यूरेथ्रा को इन्होंने काउंट नहीं किया, इतनी है एसेसरी ग्लैंड डक्ट्स। इसके बाद ओपन इनटू ये और ये पूरा लिख दिया। एपिडिडाइमस की लोकेशन इन्होंने पूछी है। एपिडिडाइमस की लोकेशन कहाँ होती है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडिडाइमस कहाँ है? हर टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस, ये यहां से निकलता है एपिडिडाइमस। ऐसे तो होता है, यही तो था एपिडिडाइमस। तो ये पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। समझ में आ गई बात या नहीं? एपिडिडाइमस लीड्स टू वास डिफरेंस और इसके बाद ये वास डिफरेंस में आ जाता है। दूसरी बात आपकी और बता दें कि एपिडिडाइमस का दूसरा फंक्शन क्या होता है। एपिडिडाइमस का दूसरा फंक्शन ये होता है कि यहां से जो स्पर्म निकले हैं, यहां से जो स्पर्म निकले हैं ये यहां आ रहे हैं और एपिडिडाइमस में कुछ देर रुकते हैं तो ये मैच्योर होते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमस में थोड़ी देर स्पर्म रुकते हैं और वहां क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। तो मैच्योरेशन का काम यहाँ पे भी होता है स्पर्म का, एपिडिडाइमस का काम। ये समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दीजिएगा। फिर आगे ये सब करते हुए ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ जाता है और फिर फाइनली पेनिस
टू द एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसे हम यूरेथ्रल मीटस कह दे रहे हैं। यूरेथ्रल मीटस के थ्रू ये खुल जाएगा जो पेनिस की ओपनिंग थी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चल आगे आते हैं। ये एक टीएस है जिसको अभी हमने आपको बताया था, 3 पेन को लेके हमने आपको बताया था क्रॉस सेक्शन, तो ये वही क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 4 स्किन के बारे में हमने बता दिया है, ग्लैंड्स पेनिस बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा ग्लैंड्स के बारे में बता दिया, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और इनका सेक्रीशन कलेक्टिवली क्या कहलाता है? सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है। और द सेक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, बताया दिया हमने आपको, ठीक। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये बात कर रहे हैं जो कि हमने नहीं पढ़ा है अभी। हमने क्या पढ़ा है अभी? गैमेटोजेनेसिस। आइए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। मेल की जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कैसे होती है, क्या क्या चीजें होती है, जरा ध्यान से देखिए। चलिए, तो गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत हमारे मेल साहब में कब से होती है? प्यूबर्टी के टाइम से होती है। आपको बताया अभी 13 से 16 साल के ऊपर इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन्स निकलेंगे जो ये काम करेंगे। अब वो कैसे क्या करते हैं उसके बारे में हम लोगों को यहां पढ़ना है। देख, अब यहां जो काम हो रहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हमारा है, हमने अभी बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल्स में टेस्टिस है और फीमेल्स में इसे हम ओवरी कहते हैं। स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस ये क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। अब आते हैं सबसे पहले टेस्टिस, यहां से शुरू करते हैं। इन टेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, ये बनाएंगी स्पर्म्स बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? Spermatogenesis is the process of formation of sperm from spermatogonia, ठीक है, at the time of puberty and follow on. This begins, कब begin होता है? At the time of puberty. Clear? अब spermatogonia, जिसे हम spermatogonia भी कह रहे हैं, present on the inside inner side of wall of seminiferous tubule. Multiply सबसे पहले कैसे multiplication होता है इसका? By mitotic division या मियोटिक डिवीजन, मियोटिक कह लीजिए या माइटोटिक कह लीजिए, बात एक ही है। एंड इंक्रीज इन नंबर्स, ईच स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, हमने क्रोमोसोम के बारे में बात बता दी। सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब स्पर्मेटिड हमने बताया, स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद पहले क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, माइटोसिस या वही तो हुआ माइटोसिस। माइटोसिस के बाद क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आई? ये भी 46 और इसमें भी 46 वही कह रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पीरियोडिकली क्या हो रहा है? मियोसिस हो रही है। पहले मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगी? ये क्या बनेगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और मियोसिस सेकंड के बाद क्या बन जाएगा? ये स्पर्मेटिड्स। क्लियर? अभी देखिए यहां स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। लो, सीक्वेंस समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये वही आपकी सेमाइनल वेसिकल का कट है, ट्रांसवर्स सेक्शन। और भाई साहब आपको बता दें, ये ट्रांसवर्स सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार ये नाम गायब कर दिए गए हैं और पूछा गया है कि ABCD करके इसको, तो आप याद रखिएगा। तो कह रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन है जो कि, और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि कैसे हैं? हैप्लॉइड। बता दिया हमने आपको। जिनके क्रोमोसोम के नंबर कितने हो जाएंगे? 23। बोलो, कोई दिक्कत? यानी स्पर्मेटोगोनियम में क्या हुई? माइटोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुई? मियोसिस फर्स्ट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के क्रोमोसोम हो गए 23, इसके 46, इसके 46, इसके भी 46 ही होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब क्या हुआ? कह रहे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होगा? अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? मियोसिस
सेकेंड, और उससे क्या बन जाएगा स्पर्मेटिड। उसके क्या बन गया आपका स्पर्मेटिड बन गया, ठीक है, स्पर्मेटिड बन गया। अब स्पर्मेटिड का क्रोमोसोम कितने होंगे स्पर्मेटिड में 23 रहेंगे, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन होता है सेकंड वाला। इसके बाद क्या होगा स्पर्मेटोजोआ बनेगा कब, जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हमने आपको कहा ना ये गोल गोल सेल्स होती है स्पर्मेटिड, और इसी से ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इसे क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, कोई दिक्कत। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, अब ये जो एम्बेडेड है किसमें, देखिए सर्टोली सेल के अंदर धसे हुए हैं, अब इन्हें रिलीज किया जाएगा किसमें, ट्रैक में, ल्यूमेन में, तब हम इसे क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। बोलो, रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। कोई दिक्कत, बोलो, समझ में आ रहा है ना, रट रहा है सब कुछ या नहीं, धीरे धीरे सब कुछ रट गया होगा, 3-4 बार 5 बार तो आपको यही पढ़ लिया। अब कह रहे हैं इसका पूरा प्रोसेस कैसे क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हार्मोन्स वाला, सबसे पहले आपने कहा कब एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ये स्टार्ट होती है, और सबसे पहले कौन सा हार्मोन निकलता है, GnRH। कहां से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और GnRH इसके ऊपर जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, 2 हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH। LH का दूसरा नाम क्या है, ICSH। मेल्स में इसे इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। देखो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH, देन एंटीरियर पिट्यूटरी, और फिर स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन्स। ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन्स हैं। LH और FSH क्या है, गोनेडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एक्ट ऑन लिडिक सेल्स, ये किसके ऊपर जाएगा, लिडिक सेल्स के ऊपर, ठीक है। और लिडिक सेल्स के ऊपर जाके ये सिंथेसिस सिक्रीशन कराएगा एंड्रोजन्स का, हमने आपको बताया एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और इससे क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। वही क्या होता है, FSH किसके ऊपर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स के ऊपर, सर्टोली सेल्स के ऊपर, और सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंस निकालेंगे, वो सब्सटेंस किसके लिए हेल्प करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। समझ में आई बात या नहीं, स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है, बोलो जी। अब कहा ये इसका डायग्राम देखिए, ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हो गया, एक्रोसोम हो गया। एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, गोल्गी बॉडीज का, अभी बताया हमने आपको। एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन हो गया बेटा, गोल्गी बॉडीज का। ठीक है, तो यहां सारी चीजें लिखनी है कि हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होता है। हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया और टेल हो गया, ठीक है। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम भरे हुए हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे ओवम में, हमने आपको बताया, वो रिलीज करेगा एंजाइम्स। लाइसोसोम की तरह होता है, लिसिस वाले एंजाइम होते हैं, वो बता देंगे सारी चीजें, ठीक, कौन कौन से एंजाइम होते हैं। मिडिल पीस जो होता है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होती है, अभी हमने आपको बताया वो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरली होंगी, और स्पाइरली होंगी तो क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, निबन कर्म भी कहते हैं, ठीक है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देंगे फॉर स्विमिंग स्पर्म को, और स्विमिंग इसी तरीके से गोल गोल। इजैकुलेशन में कितना होता है, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस, और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड एट लीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, 60% तो वो होते हैं जिसमें कम से कम एक्टिव हो, और 40 ऐसे होते हैं जिसमें विगरस मोटिलिटी हो, बहुत तेजी से ये भागें। 40% ऐसे चाहिए हैं, किसके लिए, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। समझ में आ गई बात या नहीं, कोई दिक्कत।
स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। और मैच्योरेशन मोटिलिटी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, वास्ट डिफरेंस accessory ducts, secretion of epididymis, vast difference, seminal vesicles and prostate glands are essential for maturation and motility of sperm. The seminal plasma along with sperm constitutes semen. The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgen. ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये हमारी सारी बातें थी, यहाँ तक मेल के बारे में सारी चर्चा हो गई। यानी हमने मेल में गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ ली, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ 2-3 पॉइंट और हैं जिन्हें हमें कवर करना है। एक तो सबसे पहले तो यही डायग्राम देख लीजिए, जो ये, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखिए और जरा ध्यान दीजिए। आपने क्या कहा, आपने कहा हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है ये रिलीज कराएगा। जीएनआरएच एंटीगोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर गया और वहां से एलएच निकाला और एफएसएच निकाला। एलएच और एफएसएच ने दोनों ने लिडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट किया और उनसे टेस्टोस्टेरॉन निकला और टेस्टोस्टेरॉन ने और इसने क्या करा, सर्टोली सेल्स ने स्टिमुलेट किया स्पर्मेटोजेनेसिस, इसने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और साथ ही साथ यहाँ इनहिबिन हार्मोन भी निकलता है। आपको पता है इनहिबिन, सर्टोली सेल इनहिबिन भी निकालती है। क्वेश्चन पूछा गया है इनहिबिन का। अब देखिए इनहिबिन क्या करेगा, जब ज्यादा निकलने लगेगा, स्पर्म ज्यादा बन रहे हैं तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नेगेटिव चेक दे रहा है, यानी कि ये कम करा देगा। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा होगा तो इनहिबिन जीएनआरएच और एलएच प्रोडक्शन को इनहिबिन जो है वो बंद कर देगा। क्लियर हो गई बात? बंद कर देगा, कुछ ऑफ कर देगा या कुछ कम कर देगा? कम कर देगा। मेल में तो लाइफ टाइम चलता ही रहता है, लेकिन उतना नहीं होगा प्रोडक्शन, ठीक। अब यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ये कुछ डिसऑर्डर्स यहाँ दे दिए हैं जिसमें मेन हम बता देते हैं आपको। जैसे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, दिस इज द इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाएगी ओल्ड एज के ऊपर तो क्या होगा, कंप्रेस होगा यूरेथ्रा। भाई प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा को ही तो इनलार्ज, तब क्या होगा यूरेथ्रा का, और फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन हो जाएगा, नॉक्ट्यूरिया, ठीक। और डिफिकल्ट और पेनफुल मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या मतलब जानते हो, रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन को बाहर निकालने को कहते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है। पेनफुल होने लगेगा। तो बुढ़ापे में जो ऐसा होता है वो क्यों होता है आपको पता चल गया। इसके बाद प्रोस्टेट कैंसर की बात आती है। लगभग 2 से 3% आदमियों की मौत इसी से होती है, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। प्रोस्टेट में कैंसर हो जाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज मार्कर भी यूज किए जाते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए। वो कौन है, एसिड फॉस्फेटेज, ठीक। इसके बाद इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या होता है? इम्पोर्टेंस का मतलब है, हमने अभी आपको बताया कि मेल्स में जो पेनिस है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट क्यों होगा, जब ब्लड वहां पहुंचता है तभी तो होता है। अब यहाँ क्या है, कुछ लोगों में इम्पोर्टेंस इज द एबिलिटी टू अचीव और होल्ड एन इरेक्शन ऑफ पेनिस लॉन्ग इनफ टू कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि उतनी देर तक ये इरेक्ट नहीं रहेगा कि पूरा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो पाए, पेनिस इरेक्ट नहीं रह सकता। तो उस कंडीशन क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंसी, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिफिलिस भी इसका एक कॉज हो सकता है इम्पोर्टेंसी का, ठीक। ड्रग्स में वाइग्रा वगैरह का यूज करिए। उसके बाद स्टरलिटी की बात आती है। स्टरलिटी क्या होती है, स्टराइल हो जाना। मेल स्टरलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ स्पर्म टू फर्टिलाइज ओवर। एक स्पर्म एक्टिव ही नहीं है इतना कि वो फर्टिलाइज कर पाए, तो मेल स्टरलिटी होती है। ऐसा ही इंग्विनल हार्निया, हमने आपको बताया इंग्विनल कैनाल जो होती है उसी के थ्रू ये टेस्टिस डिसेंड होते हैं, ठीक है। और इंग्विनल कैनाल में जब टेस्टिस डिसेंड होते हैं तो ये हमारी ऊपर वाली बॉडी से कवर रहती है, जुड़ी रहती है। और ऊपर हमारी बॉडी में यहाँ पे है आपकी इंटेस्टाइन। तो अगर इंटेस्टाइन इंग्विनल कैनाल में फाड़ के अंदर आ जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंग्विनल हार्निया, ठीक है। पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द स्क्रोटम, इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो प्रोट्रूजन हो जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है, इसे इंग्विनल हार्निया बोलते हैं। ADAM, androgen deficiency in aging males. It is also called andropause. जैसे मेनोपॉज होता है फीमेल्स में, एक टाइम के बाद
उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ऐसे एंड्रोपॉज हो सकता है मेल में कंडीशन आती है। दिस इज ड्यू टू द reduced production of testosterone. Unlike female menopause, there is no specific age for male. फीमेल्स में तो मेनोपॉज की एक एज होती है 45 टू 50 और 55 के करीब जो है 50 टू 55 पे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। मेल्स में ऐसा कोई एज नहीं। क्रिप्टोर्किडिज्म, अभी हमने आपको बताया कि जो टेस्टिस होते हैं वो हमारी बॉडी से स्क्रोटम में डिसेंड होते हैं, नीचे आते हैं। कब? 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के 7th मंथ में। लेकिन अगर टेस्टिस नीचे आएंगे तो उस कंडीशन क्या कहेंगे? क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टो मतलब हिडन, ऑर्किडिज्म मतलब टेस्टिस। इट इज अ कंडीशन इन विच टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, स्क्रोटम में आएंगे ही नहीं। तो इस कंडीशन क्या कहते हैं? टेस्टिस की ये कंडीशन जो नहीं नीचे आ रहा है क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकोलेन, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोसिल क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड यूजुअली इन ट्यूनिका वेजाइनलिस। हमने आपको बताया कि इसके 3 कवरिंग है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिना और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, अंदर से बाहर की तरफ बता दी। तो वेजाइनलिस में क्या हो रहा है? फ्लूइड कलेक्ट हो जा रहा है, उसे क्या कह देते हैं? हाइड्रोसिल। क्लियर हो गई बात? और इस तरह से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारी चीजें आप समझ में आ गई होंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे ज्यादा अब इसमें कुछ बचा नहीं, चाहे कितना भी आप रिवाइज कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं बचा। तो बस आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।